नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। हम लोग हिंदी विषय में टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो सीरीज लेके आए हैं, जिसमें पहला चैप्टर भाषा और बोली, उसके बारे में हम लोग पिछली कक्षाओं में पूरी बात कर चुके हैं। तो अब हम इसी क्रम में दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है वर्णमाला अथवा वर्ण विचार, उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रयास हम लोग ये करेंगे कि मैं आपको ठीक से समझा पाऊं और आप ठीक से समझ पाएं। ठीक, तो हम लोगों ने भाषा और बोली के अंतर्गत ये बात पढ़ रखी थी कि भाषा और बोली में एक बात सामान्य है कि भाषा की जो शुरुआत है वो है काय से होती है, ध्वनि से। तो भाषा प्रारंभ हुई ध्वनि से। तो हम लोग इसी क्रम में, क्योंकि भाषा का मूल इकाई ही ध्वनि है, तो इसी आधार पर हम लोग सबसे पहले जिक्र करेंगे ध्वनि के बारे में। ठीक है, अब देखिए ध्वनि क्या होती है। तो सिंपल बात, भाषा की लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। बेसिक से सवाल है, मैं समझाता जाऊंगा, आप समझने का प्रयास करते जाना। ठीक है, अब जब इन्हीं ध्वनियों को लिख लिया जाता है, लिखित रूप से इन्हें वर्ण कहते हैं। तो सब दो बातें हमारी क्लियर हो गई। पहली बात, अगर पूछा जाए भाषा की लघुत्तम सबसे छोटी मूल इकाई, तो क्या जवाब देंगे? ध्वनि। तो अगर पूछा जाए कि वर्ण किसे कहते हैं, तो सवाल का सिंपल सी बात, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। अब समझिए, वर्ण या अक्षर, तो सामान्यतः हिंदी में दोनों को एक ही प्रकार से, यानी एक ही शब्द के अंतर्गत समझा गया है। तो अक्षर क्या होता है कि वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो। ये परिभाषा दी गई है महर्षि पाणिनि द्वारा, जिन्होंने बोला इस अक्षर शब्द के बारे में कि न क्षरति इति अक्षरः, अर्थात जिसका विभाजन न किया जा सके, जिसको तोड़ा न जा सके, उसे अक्षर कहा जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं उस पर बात आगे करूंगा। फिलहाल मैं बात करता हूं ध्वनि के बारे में। तो उच्चारण के आधार पर देखो, ध्वनि के तीन प्रकार होते हैं: संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि और युग्मक ध्वनि। यानी सामान्यतः ध्वनि के प्रकार नहीं होते, लेकिन उच्चारण के आधार पर, ठीक है, शब्दों को बोलने की प्रकृति के आधार पर ध्वनि के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि और युग्मक ध्वनि। चलिए, तो अब हम समझते हैं इन तीनों ध्वनियों के बारे में। ठीक है, देखो सामान्यतः मेरी बात को समझना है बहुत ध्यान से, ताकि मैं आपको पूरी बात अच्छे से समझा पाऊं। ठीक, देखो छोटे छोटे टॉपिक है, बस मैं और आप मिलके ठीक से समझेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं समझा ना पाऊं और आप समझ ना पाए। ठीक है, चलिए मिलके बात करते हैं, देखें आगे। तो सबसे पहला प्रकार हम लोगों ने पढ़ा संयुक्त ध्वनि। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जिक्र कर रहे हैं संयुक्त ध्वनि के बारे में। अब देखो संयुक्त ध्वनि में क्या होता है कि दो या दो से अधिक वर्ण, दो या दो से अधिक वर्ण एक ही स्वर के सहारे बोले जाते हैं, एक स्वर से उच्चरित होते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों को मिला दिया जाए और वे एक ही स्वर से उच्चरित हो, तो वहां ध्वनि का प्रकार कहलाता है संयुक्त ध्वनि। कैसे होते हैं देखो समझो, एक शब्द है प्राण, यहाँ प और र आ के सहारे बोले जा रहे हैं। एक शब्द है प्रकाश, यहाँ प और र अ के सहारे बोले जा रहे हैं। एक शब्द है ग्लान, तो यहाँ ग और ल आ के सहारे बोले जा रहे हैं। या ऐसे कह लो शॉर्ट में कि आधा वर्ण प्रारंभ में आ जाए। ठीक है, वहां हो गई संयुक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि में क्या होगा कि आराम से समझना, जैसे एक शब्द है संबल। अब संबल में क्या है कि दो व्यंजनों के बीच में एक वर्ड फंसा हुआ है। ठीक है, संपृक्त ध्वनि की परिभाषा क्या है कि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होती है कोई ध्वनि, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तो क्या कहलाती है? संपृक्त। और एक ध्वनि जब दो स्वरों से संयुक्त हो तो क्या कहलाएगी? संयुक्त। ठीक है, तो क्या हुआ?
एक ही ध्वनि दो स्वरों से संयुक्त हो तो संयुक्त ध्वनि, और दो व्यंजनों से संयुक्त हो तो संपृक्त ध्वनि। ठीक है, और एक आध उदाहरण देख लो। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण बोल दूं यहीं पे, जैसे यहाँ पे एक और उदाहरण बोल दे, एक यहाँ पे जैसे मान लो एक शब्द बोल दूं मैं यहाँ पे नम्न, ठीक है, या निम्न। एक शब्द में बोल दूं आपको यहाँ पे निम्न। अब निम्न में देखोगे आपका कि म से न मिला हुआ है, तो आगे वाला न और पीछे वाला न दोनों जुड़े काय से हुए, एक व्यंजन वर्ड से। ठीक है, तो इस प्रकार से संपृक्त ध्वनि। युग्मक ध्वनि क्या होती है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, द्वित्व मतलब डबल, एक ही ध्वनि दो बार उच्चारण में ली जाए तो वहां हो जाता है द्वित्व। कैसे, देखो यहाँ उदाहरण समझो, प्रफुल्ल तो ल के बाद ल, दिक्कत क के बाद क, दिल्ली ल के बाद ल, उज्जवल ज के बाद ज, सम्मान म के बाद म। ठीक, तो आप ये समझ गए होंगे कि संयुक्त ध्वनि में क्या होता है कि दो व्यंजन या दो वर्ण एक ही स्वर से जुड़े होते हैं। संपृक्त ध्वनि में दो वर्ण एक व्यंजन से जुड़े होते हैं, और युग्मक में जहां क्या हो जाता है, सीधी सीधी बात कि व्यंजनों का द्वित्व हो जाता है, एक ही व्यंजन डबल आ जाता है, तो वहां हो जाती है युग्मक ध्वनि। ठीक है, उम्मीद है आपको ध्वनि के बारे में छोटी सी बातें हैं जो समझ में आई होंगी। चलिए अब मैं बात करता हूं आगे की क्लास में। तो इसके बाद अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा, ध्वनि ध्वनि भाषा की है मूल इकाई। इसके बाद जो आगे की बात आती है वो बात आ जाती है किसको लेके, अक्षर को लेके। आराम से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग कि अक्षर को लेके क्या बातें बोली गई। तो देखो अक्षर की परिभाषा तो हम लोगों ने पीछे पढ़ ली कि वर्ण या अक्षर की परिभाषा अलग अलग तो नहीं होती है। फिर क्या होती है, तो हम लोगों ने पढ़ाई कि अक्षर की परिभाषा, याद रखना है, अक्षर या वर्ण दोनों में समानता है। तो अक्षर की परिभाषा पाणिनि जी द्वारा जो दी गई वो है, क्या दी गई कि न क्षरते इति अक्षरः, अर्थात जिसके खंड न किए जा सके उसे अक्षर कहा जाता है। अक्षर के कितने प्रकार, दो प्रकार, वद्याक्षर और मुक्ताक्षर। वद्याक्षर क्या होते हैं, जिनकी अंतिम ध्वनि व्यंजन हलंत युक्त होती है, और मुक्ताक्षर जिनकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है। तो पहले आप ये समझ लो, मुक्ताक्षर कौन से होते हैं, जिनकी अंतिम व्यंजन ध्वनि स्वर युक्त होती है, और वद्याक्षर कौन से होते हैं, जिनकी अंतिम ध्वनि व्यंजन युक्त होती है। मतलब शॉर्ट में समझो, देखो अक्षर की परिभाषा क्या है, जिसके खंड न किए जा सके वो अक्षर है, जिसके खंड न किए जा सके वो अक्षर है। जैसे आराम से समझो, यहाँ पे देखो प हलंत लगा है, अब जब हलंत लगा है तो उसको क्या ही तोड़ पाओगे, तो सीधी सीधी शॉर्टकट ये ना बना लो, क्या बनाना है कि जहां हलंत लगा हो वद्याक्षर है और जहां हलंत न लगा हो मुक्ताक्षर है। सीधी सी बात, हलंत से बंधा हुआ, हलंत से बंधा हुआ वद्याक्षर है, और हलंत से मुक्त जो है वो मुक्ताक्षर है। ठीक है, तो अक्षर की परिभाषा जिसके खंड न किए जा सके। प्रकार दो, वद्याक्षर मुक्ताक्षर। वद्याक्षर क्या है, जहां हलंत लगा हुआ, मुक्ताक्षर जहां हलंत न लगा हुआ। चलिए बढ़िया आगे की जानकारी को जुटाते हैं। अब देखिए, तो हम लोगों ने समझा कि इसी आधार पर बना हमारा वर्ण और वर्णों के आधार पर बनी हमारी वर्णमाला। तो बड़े आराम से हम लोग अब जिक्र करेंगे वर्णमाला का। देखिए वर्णमाला के बारे में दो बातें हमें समझ के चलनी है। पहली बात, सबसे पहली बात तो वर्णमाला की परिभाषा बहुत आराम से समझने का प्रयास करना। अब देखो वर्णमाला की परिभाषा क्या है, तो सिंपल बात है, वर्णमाला की परिभाषा दी गई महर्षि पाणिनि द्वारा। इन्होंने बोला कि वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। यानी उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से टोकरी में फूल भर के दे देने से वह फूल माला नहीं बन जाती, उसी प्रकार से वर्णों को इकट्ठा कर देने से वह वर्णमाला नहीं बन जाती। वर्णमाला बनाने के लिए वर्णों का
व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह होना बहुत आवश्यक है। तो महर्षि पाणिनि द्वारा कही गई बात को हम लोग यहाँ मान के चलेंगे। कारण क्या है, क्यों मानेंगे, देखो समझो। वर्णमाला के रचनाकार कौन है? तो वर्णमाला के जो रचनाकार हैं वह है महर्षि पाणिनि। वर्णमाला के रचनाकार कौन है? महर्षि पाणिनि। ठीक है, ये सामान्य बात है, बता दे रहा हूं। वर्णमाला के रचनाकार महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने वर्णमाला का जिक्र कहाँ किया? उनके ग्रंथ अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी को अष्टाध्यायी क्यों कहा गया? 8 अध्याय होने के कारण। उसमें कितने सूत्र हैं? लगभग 4000। ये सामान्य जानकारियां हैं जो मुझे और आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे की बात करते हैं। तो हम लोगों ने वर्णमाला के बारे में इतना समझ लिया कि वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह कहलाता है वर्णमाला। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला के रचनाकार कौन है तो क्या बताइएगा? तो वर्णमाला के रचनाकार सीधा सीधा जवाब दे दीजिए आप, कौन है? महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने वर्णमाला की रचना करी और कहां करी? अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में, जिसमें कितने अध्याय हैं? 8। कितने सूत्र हैं? लगभग 4000। ठीक है, तो ये डाटा हम लोग यहां तक पढ़ लिए। अब आगे बात करते हैं। अब देखो, वर्णमाला को सामान्यतः बांटा गया है सामान्यतः 2 हिस्सों में। एक हिस्सा है स्वर और एक हिस्सा है व्यंजन। तो अगर पूछा जाए कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया तो जवाब देंगे 2। ठीक है, वर्णमाला के कितने भाग हैं? 2 भाग। ठीक, तो 2 भागों में बांटा गया। एक भाग कहलाता है स्वर, जिनकी संख्या कितनी है? 11। और स्वर होते कौन कौन से? अ से लेके अ तक। कौन कौन से? आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, ओ। ये स्वर है जिनकी संख्या 11 होती है। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में अगर आपको स्वर पूछे जाएं तो 11 ही बताने हैं। ठीक है, बाकी स्वरों का विभाजन अलग अलग प्रकार से है, वो मैं आगे की क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। दूसरा हिस्सा है व्यंजन। व्यंजन को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक कहलाता है स्पर्श व्यंजन, एक कहलाता है अंतःस्थ व्यंजन और एक कहलाता है ऊष्म व्यंजन। ठीक, स्पर्श व्यंजन पाणिनि द्वारा कही गई परिभाषा कादियो मावसाना स्पर्शा क से लेके म तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जिनकी संख्या 25 है। ठीक है, अभी इनके बारे में अलग से जिक्र और करूंगा। अंतःस्थ व्यंजन कितने? 4। कौन कौन? य, र, ल, व। य, र, ल, व। ये क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। बढ़िया, आगे समझिए। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? ये भी 4 है। स, स, ह। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? ये भी 4 है। स, स, ह। ये कहलाते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। फिर आता है आपके संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कितने? ये भी 4 है। छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये कहलाते हैं आपके संयुक्त वर्ण। द्विगुण या उत्क्षिप्त। द्विगुण या उत्क्षिप्त, इनकी संख्या 2 है। ड और ढ। वही ड ढ है जो स्पर्श व्यंजनों में भी आते हैं। फिर यहाँ क्या अंतर आ जाता है? यहाँ इनके नीचे ना बिंदु लगा होता है, तो उत्क्षिप्त हो जाते हैं अलग और स्पर्श व्यंजनों में ड ढ हो जाते हैं अलग। ठीक है, आगे समझिए। अयोगवाह। तो अयोगवाह कितने हैं? 2। अंग और अह। इस प्रकार से वर्णमाला की कुल संख्या सिद्ध कर दी गई है। कितनी? 52। अब देखो, 2 बातें यहां से मेरी आपको समझ के चलनी है। पहले देखो समझो, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, वर्णमाला में कुल वर्ण कितने, तो जवाब दीजिएगा कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है 52। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्णमाला में मूल वर्ण कितने हैं, तो भैया 52 नहीं देना है, फिर आपको संख्या बतानी है 44। 44 कैसे? 11 स्वर और 33 व्यंजन। तो वर्णमाला में कुल वर्ण 52 और मूल वर्ण, तो आपका जवाब हो जाएगा 11 और 33 44। लेकिन मान लीजिए एग्जामिनर आपको पेपर में 4 विकल्प दे दे
47, 48, 49 और 50, ये 4 वर्ड दे दे, तो ये 4 वर्ड दे देगा तो आप संख्या 52 की जगह 50 लगा दीजिए। हालांकि ये देखो बात प्रमाणिक नहीं है, ये सिर्फ ऑप्शनल बातें हैं, यानी इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। तो 50 क्यों लगाएंगे, वो तो विकल्प वाली बात को कह दिया मैंने, एक दो शुरुआती परीक्षाओं में ऐसा सवाल आ गया था, लेकिन प्रमाणिक नहीं है ये बात, ठीक है। तो अगर मैं ये कह दूं कि क्या ये स्पष्ट है कि 50 माने जा सकते हैं, तो स्पष्ट तो नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो आगे की बात, समझना मेरी बात को ध्यान से। हम लोगों ने पढ़ा कि वर्णमाला की परिभाषा क्या है, तो वर्णमाला की परिभाषा हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई। वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह। वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, 52। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि वर्णमाला में मूल वर्ण कितने हैं, तो आप जवाब देंगे कि वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या है 44। समझना मेरी बात को ध्यान से, गौर से। अब देखो इसमें हम लोगों ने जो जो हिस्से पढ़े उनके बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी, कि जैसे अगर स्वर है तो क्या कहानी है, ठीक है, अगर व्यंजन है तो क्या कहानी है। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं यहीं पे इनके बारे में डिस्कस करता चलता हूं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, यहीं से आप समझते जाइए, ठीक। अब देखिए समझना कहानी को गौर से। देखो तो अब पहली बात आ जाती है स्वर के बारे में। स्वर क्या है, तो देखो समझते जाना, ठीक है, मैं समझाता जाऊंगा मिटाता जाऊंगा। तो स्वर क्या है, महर्षि पाणिनि जो द्वारा दी गई परिभाषा है, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जिनका उच्चारण मुख से बिना किसी अवरोध के निकाला जा सके उन्हें स्वर कहा जाता है। अर्थात जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के निकलती है उन्हें स्वर कहा जाता है। एक तो परिभाषा ही हो गई। दूसरा, स्वर बोलने में स्वतंत्र होते हैं, ये भी इसकी एक प्रमाणिक परिभाषा मानी जाती है कि स्वर जो है वो बोलने में स्वतंत्र होते हैं। तो महर्षि पाणिनि जी द्वारा जो परिभाषा यहाँ प्रचलन में है, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो स्वर कैसे होते हैं, स्वतंत्र। चलिए अब आ जाते हैं व्यंजन पे। व्यंजन क्या है समझना है। व्यंजन अन्वग भवती व्यंजनम, अर्थात जो दूसरों पर आश्रित होते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन कितने हैं, 33। पहले क्या नाम आया, स्पर्श व्यंजनों का। आराम से समझने का प्रयास करना है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25। स्पर्श क्यों कहा गया, स्वर तंत्रों के स्पर्श द्वारा ही इनका उच्चारण होता है, इसीलिए इन्हें कहा गया स्पर्श व्यंजन, ठीक है। व्यंजनों में दूसरा जो प्रकार है आपका वो है अंतःस्थ व्यंजन। अब यहां से देखो एक सवाल पैदा होता है, अंतःस्थ क्यों कहा गया। तो अंतः शब्द का मतलब होता है अंदर और इस्थ का मतलब होता है बैठा हुआ, ठीक है। तो जैसे आप जब संधियां पढ़ते हैं ना, तो हम लोग कितनी देखो कई संधियां पढ़ा करेंगे, कि जैसे यड़ संधि हम लोगों ने पढ़ ली, तो वहां पे आप ये जिक्र पढ़ेंगे। क्या जिक्र, मैं अभी समझाता हूं, आप ध्यान से देखना। तो यहाँ पे हम लोग ये जिक्र करेंगे कि जो यड़ संधि पढ़ते हो तब कि य बनता है ई प्लस अ से, अर्थात य ई से जन्म ले रहा है, रि से जन्म ले रहा है। आराम से समझिएगा, र की वजह से जन्म ले रहा है और वह उ की वजह से जन्म ले रहा है। देखो, और संस्कृत वर्णमाला में, आराम से सुनिएगा मेरी बात, संस्कृत वर्णमाला में रि और ल दोनों का उच्चारण स्थान समान मानते हुए महर्षि पाणिनि द्वारा इन्हें सजातीय वर्ण की संज्ञा दी गई है, अतः दोनों को स्वर माना गया है। हिंदी में ल का जिक्र नहीं है, ठीक है, लेकिन संस्कृत में तो है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि इन सभी वर्णों का जन्मदाता, निर्माण करने वाले वर्ण स्वर हैं, अतः इन्हें अंतःस्थ वर्ण कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर अन्य वर्ण छुपे हुए हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपके ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजनों में मैंने क्या समझाया कि संख्या होती है भैया 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से, तो स और स। ऊष्म क्यों कहते हैं कि जब जब इनका उच्चारण होता है तो मुख से ऊष्मा के निकलने का आभास होता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है ऊष्म व्यंजन, ठीक है मेरी बात। चलिए
इसके बाद देखो फिर आगे की थ्योरी आती है वर्णमाला में, उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए चलेंगे। आगे की बात है संयुक्त वर्ण। तो देखो संयुक्त वर्णों की संख्या आराम से समझना। संयुक्त वर्ण अगर आपसे पूछे जाए पेपर में तो कितने बताने हैं? 4 बताने। लेकिन मान लो अगर 4 विकल्प में न मिले तो 3 बताना है, क्योंकि स्र वर्णमाला में जिक्र उसका नहीं है, ठीक है, इसीलिए 3 भी बता सकते हैं। समझो तो संयुक्त वर्ण कितने हैं? सामान्यतः 4, क्षेत्र, ज्ञ और स्र, ये हो गए आपके संयुक्त वर्ण। अब छ देखो बहुत ध्यान से समझना है। क्षेत्र ज्ञ, छ काय से मिलके बना हुआ है? क और स से, इन 2 वर्णों से। त्र, त और र से, इन 2 वर्णों से। ज्ञ, ज और य से, इन 2 वर्णों से। और स्र, स और र से, इन 2 वर्णों से। अब हम लोगों को समझना क्या है भैया? तो हम लोगों को समझना बाबूजी ये है कि कई बार परीक्षा में आपको एक तो डायरेक्ट ही पूछा जाता है ना। अब डायरेक्ट पूछने में कई बार विकल्पों में आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखो यहाँ अगर यहाँ स वद्याक्षर है तो हलंत नहीं होगा, सॉरी मुक्ताक्षर है तो ऐसा ही होगा। लेकिन अगर ये वद्याक्षर है तो यहाँ हलंत लगेगा और अ इससे अलग हो जाएगा, ठीक है। र और अ इससे अलग हो जाएगा, य और अ इससे अलग हो जाएगा, र और अ इससे अलग हो जाएगा। तो अगर इन्हें मुक्ताक्षर बना दोगे तो अ अलग हो जाएगा, ये विकल्प भी सही है। और इन्हें वद्याक्षर बनाओगे तो क और स, तो स विदाउट हलंत रहेगा, बिना हलंत के रहेगा। तो दोनों तरह से ये आंसर हमारा मानक होगा, प्रमाणिक होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर आपके आगे संयुक्त वर्णों के बाद जिक्र किया गया है द्विगुण का। आराम से समझना द्विगुण। तो देखो सबसे पहली बात तो आप नाम समझ लो। द्विगुण को ही कहा गया है उत्क्षिप्त। और कभी कभी पूछा जाता है कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं, तो भी दिमाग में याद रखना कि नवीन विकसित ध्वनियां भी कौन सी हैं? यही 2 वर्ण ड और ढ, जिनके नीचे बिंदु लगाओ। तो द्विगुण व्यंजन पूछा जाए तो ड ढ, उत्क्षिप्त व्यंजन पूछा जाए तो ड ढ, ठीक है। नवीन विकसित ध्वनियां पूछी जाए तो ड ढ। अब समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब है भैया, आराम से समझने का प्रयास करना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ भैया कि जब जब आप इनका उच्चारण करेंगे, जब जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो वायु एक झटके से बाहर आती है, ठीक है। इनका उच्चारण एक झटके से बाहर आता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है द्विगुण या उत्क्षिप्त वर्ण, ठीक है। चलिए तो इनकी संख्या कितनी है? 2। कारण क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। फिर आपके वर्णमाला के अंत में आ जाते अयोगवाह। बात को समझना मेरी को। अयोगवाह, तो अयोगवाह कितने? 2। कौन कौन से? तो एक तो है आपका ये अंग जिसे हम कहते हैं अनुस्वार, और एक है आपका ये अह जिसे हम कहते हैं विसर्ग, ठीक है। बात को समझना मेरी को, ताकि मैं आपको पूरी बात समझा पाऊं। कोई दिक्कत है तो मैं दोबारा भी डिस्कस कर लूंगा। देखिए अयोगवाह, अर्थात बिना, योग वाह यानी जिनको न तो स्वरों में शामिल किया गया है और ना ही व्यंजनों में, बल्कि दोनों में शामिल किया गया है। एक हिस्से में नहीं है, दोनों में, है ना। जैसे शादी विवाह में होता है ना मझिया, लड़की वाले के पक्ष से भी है और लड़का वाले के पक्ष से भी, दोनों के बीच में जो है, जो बीच में फंसा हुआ है मझिया, वैसे ही यहाँ पे कि अयोगवाह स्वर और व्यंजन के बीच में मध्यस्थता का कार्य करते हैं। तो डायरेक्ट सवाल भी पूछा जा सकता है आपसे कि स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी बताइए, तो जवाब क्या देंगे? अयोगवाह, ठीक है। यहां तक ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो क्या है ना, हिंदी वर्णमाला का जो मानक रूप है, आराम से समझने का प्रयोग करना, वो यही 52 वर्ण है। तो कहीं कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है अमानक वर्ण, ठीक है। तो अमानक वर्ण कौन से होते हैं? सिंपल सी बात, जिनको अब हिंदी वर्णमाला में मान्य नहीं किया गया है, वे वर्ण कहलाते हैं अमानक, ठीक है। तो जिनको हिंदी वर्णमाला में माना न गया हो उन्हें कहते हैं अमानक वर्ण। जैसे समझो इसको, अब ये वर्ड पहले हिंदी वर्णमाला में प्रचलन में था, ठीक है, इस तरह से। अब हम इसकी जगह ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसको पहले अ पढ़ा जाता था,
अब इसका मानक रूप ये है, तो ये रूप कैसा हो गया? अमानक। ठीक है, ऐसे मान लीजिए मैं आपको ऐसे लिख के दिखा दूं, ये वर्ड बताइए कैसा हो जाएगा? अमानक। ठीक है, तो अमानक और मानक की पहली क्या है? जिनको हिंदी वर्णमाला में न माना गया हो वे अमानक हैं। चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान से समझना। तो हम लोगों ने पढ़ा स्वर के बारे में, तो स्वर क्या है? स्वर की परिभाषा है स्वयं राजन्ते इति स्वराः। देखो, अर्थात याद आपको ये करना है, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाए उन्हें स्वर कहते हैं, या फिर जिस वर्ण के उच्चारण में अन्य किसी दूसरे की आवश्यकता न पड़े और वह स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो जाए उन्हें स्वर कहते हैं। या फिर स्वर वे वर्ण है जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी अवरोध या रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। तीन प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। पहला, स्वर वे हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जा सके। दूसरा, स्वर बिना किसी की सहायता से बोले जा सकते हैं। तीसरा, स्वर बोलते समय वायु मुख से बिना किसी अवरोध के बाहर आती है, तो उन्हें स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 11। कौन कौन से? अ, आ, इ, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये हो गए आपके 11 स्वर। ठीक है, चलिए अब एक सवाल यहाँ पे जरूर समझना, ये ओ, इस ओ का जिक्र ध्यान से समझना। तो हम लोगों ने पढ़ लिया स्वर, स्वर की परिभाषाएं, और परिभाषा के बाद हम लोगों ने पढ़ लिया स्वर की संख्या के बारे में। अब एक वर्ण है आपका यहाँ पे जिसका जिक्र हम लोग करते हैं, आराम से मेरी बात को समझना। एक वर्ड जिसका जिक्र हम लोग करेंगे किस आधार पर? ओ। अब देखो क्या है, जैसे क्या हुआ ना, अपने अंग्रेज आए, ईरानी आए, फारसी आए, पुर्तगाली आए, तो हुआ ये कि हम लोगों ने कुछ तो इन्हें सिखाया और कुछ इनसे सीखा, दोनों ही तरह की परिकल्पनाएं हैं। तो जो अ वर्ड है जिसका जिक्र मैं आपका यहाँ पे करने वाला हूं, वह क्या है? अंग्रेजों की देन है। अ किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और जो शब्द हम अंग्रेजी भाषा का वर्ड है, सॉरी अंग्रेजी भाषा का वर्ड है, माफ करें, तो अंग्रेजी भाषा का वर्ड है और इसको क्या कहा जाता है? आगत स्वर। आगत, जिनको दूसरी भाषा से लिया जाए उन्हें कहा जाता है आगत स्वर। तो अगर आपसे पूछा जाए आगत स्वर कौन सा है, तो जवाब देंगे ओ आगत स्वर है, पहली बात। दूसरी बात, अगर पूछा जाए कि अ की ध्वनि किन दो वर्णों के मध्य होती है, तो आप जवाब देना ओ और अ। इसकी जो ध्वनि है, अ की जो ध्वनि है, वो दो वर्णों के बीच में पाई जाती है। इसके बाद की ध्वनि है और इससे पहले की ध्वनि है, तो अ की ध्वनि दोनों वर्णों के बीच में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं, समझना मेरी बात को ध्यान से। इसके बाद देखो आता है स्वर के आधार पर जिनका इस्तेमाल आपने स्वरों में किया, उसी आधार पर आती हैं फिर मात्राएं। तो आराम से समझने का प्रयास करना ध्यान से। देखो मात्राएं क्या होती है कि जब किसी स्वर को किसी स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के साथ संलग्न किया जाए तो उच्चारण में आने वाला परिवर्तन ही कहलाता है मात्रा। अच्छा देखो, स्वर कितने हैं? 11, लेकिन मात्राएं पूछे तो बतानी है 10। कौन सी छूट जाती है? तो भैया सामान्य बात है, एक वर्ड छूट जाता है अ, तो अ को कुछ नाम दिया गया होगा, बिल्कुल दिया गया है साहब। क्या नाम दिया गया है? शहीद वर्ण। शहीद वर्ण ही क्यों कहा गया है? देखो भैया, जो लोग सीमाओं पर तैनात हैं, है ना, हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए अपने जीवन को शून्य मानते हुए खुद को शहीद कर देते हैं, उन्हीं को तो शहीद कहा जाता है। अपना अस्तित्व खो देते हैं, उन्हीं को तो शहीद कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से अ क्या है? शहीद वर्ण, अर्थात ये व्यंजनों अथवा अन्य वर्णों के उच्चारण हेतु अपने उच्चारण को खत्म कर लेता है, इसीलिए अ को कहा जाता है शहीद वर्ण। ठीक है, तो शहीद वर्ण कितने? एक। कौन सा है? अ। ठीक, आगे समझना। इसी आधार पर देखो आगे की बातें ध्यान से समझना। देखो
ठीक है, कुछ अन्य जानकारियों का जिक्र हम लोग कर लेते हैं। देखो, तो हम लोगों ने पढ़ा अनुस्वार और विसर्ग के बारे में। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, समझना। देखो, अनुस्वार, अनुस्वार क्या है? तो देखो, अनुस्वार किसे कहते हैं? ये बिंदी। और अनुनासिक किसे कहते हैं? चंद्र बिंदु को। अनुस्वार आम तौर पर वहां लगाया जाता है, हमेशा नहीं, आम तौर पर वहां लगाया जाता है जहां शिरोरेखा पर मात्रा हो। जैसे होठ शब्द, ठीक है, जहां शिरोरेखा पर मात्रा हो वहां अनुस्वार लगाया जाता है, और जहां शिरोरेखा पर मात्रा न हो वहां अनुनासिक लगाया जाता है। लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ शिरोरेखा पर मात्रा मतलब इसके ऊपर मात्रा लगी हो, ठीक है। अब यहाँ देखो मात्रा लगी है, नहीं लगी है, फिर भी अनुनासिक लगाया गया है। तो कुछ शब्दों में ये बात लागू नहीं भी होती है, लेकिन ज्यादातर शब्दों में लागू होती है। तो अगर पूछा जाए कि आम तौर पर अनुस्वार का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो क्या बताएंगे? जहां शिरोरेखा पर मात्रा लगी हो। अनुनासिक जहां शिरोरेखा पर मात्रा न लगी हो, ठीक है। विसर्ग कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? आम तौर पर विसर्ग का प्रयोग किया जाता है संस्कृत भाषा के शब्दों में, ठीक है। संस्कृत भाषा के शब्द जितने भी होते हैं वहां विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, या जिन्हें आप कह लो तत्सम शब्द, ठीक है। आगे बात करते हैं हलंत के बारे में। हलंत का जिक्र कहाँ किया जाता है? देखो, हलंत वहां लगाया जाता है जिस वर्ण के साथ स्वर संलग्न न हो। जहां स्वर न लगा हो वहां हलंत लगा दिया जाता है। और डढ़, जिन्हें हम कहते हैं उत्क्षिप्त वर्ण, ये हमेशा वहां लगाए जाते हैं जहां हम लोग ध्वनि को मुख से झटके से निकालना चाहें। तो इससे स्पष्ट ये होता है कि ये वर्ण हमेशा कभी भी किसी शब्द का प्रारंभिक अक्षर नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखो सवाल क्या क्या बने, मैं रिवाइज करा देता हूं। अनुस्वार वहां लगाया जाता है जहां शिरोरेखा पर मात्रा न हो। अनुनासिक वहां लगाया जाता है जहां शिरोरेखा पर मात्रा हो। विसर्ग वहां लगाया जाता है जहां संस्कृत शब्दों का जिक्र हो। हलंत वहां लगाया जाता है जहां स्वर संलग्न न हो। और डढ़ उत्क्षिप्त वर्ण वहां लगाए जाते हैं जो शब्द का पहला अक्षर न हो, ठीक है। समझना ध्यान से मेरी बात। तो याद रखना, पेपर में डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि किन वर्णों का प्रयोग शब्द के प्रारंभिक अक्षर के रूप में नहीं किया जा सकता। तो आप जवाब देंगे ये वर्ण कौन कौन से? उत्क्षिप्त वर्ण। उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग कभी भी वाक्य के प्रारंभ में नहीं किया जा सकता, ठीक है। उम्मीद है यहां तक बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। एक बार हम लोग दोबारा से समझ लेते हैं। तो मैंने आपको क्या समझाया? अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में। देखो, अनुनासिक और अनुस्वार। तो अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग आम तौर पर वहां किया जाता है जहां शिरोरेखा पर कोई मात्रा न हो। देखो, इनके ऊपर कोई मात्रा लगी है? नहीं लगी है। जहां चंद्र बिंदु लगा वहां कोई मात्रा नहीं लगी है। और देखो, जहां बिंदु लगा वहां सब जगह मात्रा है। लेकिन मैंने बोला ये बातें हमेशा सही नहीं होती, आम तौर पर सही होती है। विसर्ग वहां लगाया जाता है जो शब्द संस्कृत के हैं। विसर्ग वहां जो शब्द संस्कृत के, अर्थात तत्सम शब्दों में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहां तक आप मेरी बातें समझ पाए होंगे, ठीक है। तो यहां तक समझ लिए। चलिए अब देखो, इससे आगे की बातें हम लोग बात करेंगे स्वर और उनके प्रकारों के बारे में। तो यहां तक का डाटा आप 2-3 बार देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए। बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, मैंने सारी चीजें पढ़ाने का प्रयास किया है, कोई भी शब्द या पद छोड़ा नहीं है जिससे आपको परीक्षा में परेशानी उत्पन्न हो। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। इससे आगे का डाटा मिलेगा अगली क्लास में। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए, खुश रहिए, ठीक है। और धन्यवाद आपका यहां तक इस डाटा को ठीक से समझने के लिए।